नमस्कार दोस्तों। कहानी शुरू करने से पहले एक बात बताऊंगा कि इस कहानी के आखिर में एक सवाल है जिसका जवाब आपको तभी मिलेगा जब आप इस वीडियो पर 1000 लाइक्स कंप्लीट करोगे। तो आइए अब कहानी शुरू करते हैं। आज मैं आपको एक ऐसा सच्चा वाक्य सुनाने जा रहा हूं जिसे सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। यह किस्सा थोड़ा लंबा जरूर है, लेकिन इसकी एक एक बारीक डिटेल आपको उस खौफनाक मंजर का एहसास कराएगी। यह कहानी मुझे मेरे एक बहुत ही करीबी दोस्त ने सुनाई थी, जिसके परिवार के साथ यह सब आज से करीब 30 साल पहले घटित हुआ था। यह बात राजस्थान और हरियाणा के बॉर्डर पर बसे एक छोटे से गांव की है। मैं यह कहानी आपको उन्हीं के नजरिए से सुनाने जा रहा हूं। हमारा गांव उस वक्त शहर की चकाचौंध से कोसों दूर था। चारों तरफ रेतीले टीले और दूर दूर तक फैले खेजड़ी के पेड़। रात होते ही गांव में ऐसा सन्नाटा पसर जाता था कि सियार के रोने की आवाज भी किसी की चीख जैसी लगती थी। गांव के आखिरी छोर पर एक पुराना पुश्तैनी मकान था, जिसकी दीवारें अब काली पड़ चुकी थीं। वहां पार्वती बुआ रहती थी। पार्वती बुआ का एक ही बेटा था, अजय। अजय बहुत ही शांत और मेहनती लड़का था। गांव के लोग कहते थे कि अजय जैसा बेटा नसीब वालों को मिलता है, लेकिन घर की गरीबी दूर करने के लिए अजय को शहर जाना पड़ा। अजय ने जाते वक्त बुआ के पैर छुए और कहा, मां, बस साल 2 साल की मेहनत है, फिर मैं तुझे शहर ले जाऊंगा। बुआ की आंखों में आंसू थे, पर दिल में उम्मीद। अजय शहर चला गया। शुरू के कुछ महीने सब ठीक रहा। अजय की चिट्ठी आती, पैसे आते, पर धीरे धीरे चिट्ठियां कम होने लगी और फिर एक दिन बिल्कुल बंद हो गई। तकरीबन 2 साल गुजर गए। पार्वती बुआ ने हर दरगाह, हर मंदिर में मन्नत मांगी। उनकी हालत ऐसी हो गई थी कि वो दिन भर दरवाजे की दहलीज पर बैठी शून्य में ताकती रहती। गांव की औरतें उनसे कहती, बुआ, शहर बड़ा जालिम होता है, शायद लड़का भूल गया होगा। पर बुआ बस एक ही बात कहती थी, मेरा अजय मुझे छोड़कर नहीं जा सकता। और फिर एक तूफानी रात को, जब गांव में बिजली कड़क रही थी, दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक हुई। बुआ ने कांपते हाथों से दरवाजा खोला। सामने अजय खड़ा था, लेकिन वो अजय नहीं था जिसे बुआ ने विदा किया था। उसकी कदकाठी बदल चुकी थी, चेहरा सफेद पड़ गया था और उसकी आंखों में एक अजीब सा खालीपन था। उसके पीछे एक लंबी दुबली पतली औरत खड़ी थी। अजय ने भारी आवाज में कहा, मां, ये संगीता है, मेरी पत्नी। संगीता को देखते ही बुआ के मन में एक सिहरन दौड़ गई। उसकी खाल इतनी सफेद थी जैसे शरीर में खून का एक कतरा भी ना हो। वो हमेशा सिर पर लंबा पल्लू रखती थी, लेकिन उस पल्लू के पीछे से उसकी बड़ी बड़ी काली आंखें हमेशा बुआ का पीछा करती रहती थीं। अजय और संगीता घर के ऊपरी हिस्से वाले कमरे में रहने लगे। कुछ ही दिनों में घर का माहौल भारी होने लगा। घर के अंदर की हवा में हमेशा एक अजीब सी गंध बसी रहती थी, जैसे कोई पुरानी गीली लकड़ी जल रही हो या फिर कोई जानवर मर गया हो। अजय, जो पहले अपनी मां के साए में रहता था, अब उनसे आंख तक नहीं मिलाता था। बुआ ने एक दिन गौर किया कि संगीता कभी खाना नहीं बनाती थी। वो किचन में जाती ही नहीं थी। अजय कमरे से तभी निकलता जब अंधेरा हो जाता। एक रात बुआ को प्यास लगी। वो रसोई की तरफ जा रही थी कि तभी उन्होंने ऊपर वाले कमरे से कुछ फुसफुसाने की आवाजें सुनी। बुआ ने दबे पांव ऊपर जाकर दरवाजे की दरार से अंदर झांका। अंदर का नजारा देख बुआ की सांसें अटक गईं। कमरे में कोई दिया नहीं जल रहा था, फिर भी एक नीली सी रोशनी फैल रही थी। संगीता जमीन पर बैठी थी और उसके बाल पूरे फर्श पर फैले हुए थे। अजय उसके सामने किसी पुतले की तरह बैठा था। संगीता ने अपने हाथ में एक छोटी सी पीतल की डिब्बी पकड़ी थी। उसने उस डिब्बी से कुछ काली राख निकाली और अजय के माथे पर मलने लगी। राख मलते ही अजय के शरीर से धुआं निकलने लगा। वो दर्द से कराह रहा था, लेकिन उसके मुंह से आवाज नहीं निकल रही थी। संगीता ने अपनी लंबी उंगलियों से अजय के गले को सहलाया और एक अजीब सी भाषा में कुछ बुदबुदाने लगी। बुआ ने देखा कि संगीता की परछाई दीवार पर नाच रही थी, लेकिन उस परछाई के 2 नहीं बल्कि 4 हाथ दिख रहे थे। बुआ डर के मारे अपने कमरे में भाग आई और पूरी रात रोती रही। अगले दिन उन्होंने गांव के पुराने वैद्य जी को बुलाया, जिन्हें तंत्र मंत्र का भी ज्ञान था।
वैद्य जी जब घर आए तो उन्होंने कदम रखते ही अपनी नाक सिकोड़ ली। उन्होंने बुआ को कोने में ले जाकर कहा, बुआ, ये औरत कोई इंसान नहीं है, ये छाया दासी है। ये अजय का शरीर नहीं, उसकी आत्मा का मांस खा रही है। अगर अमावस्या की रात तक इसे रोका नहीं गया तो अजय का वजूद इस दुनिया से मिट जाएगा और वो सिर्फ एक चलता फिरता कंकाल बनकर रह जाएगा। अमावस्या की रात आई। पूरे गांव में घना अंधेरा था। वैद्य जी ने बुआ को एक अभिमंत्रित पीला धागा दिया और कहा कि इसे किसी भी तरह संगीता की छोटी में बांधना होगा। यह काम मौत से खेलने जैसा था। रात के 12 बजे जब संगीता अपनी साधना में लीन थी, बुआ ने अपनी ममता की पूरी ताकत जुटाई। वो रेंगते हुए कमरे के अंदर दाखिल हुई। संगीता उस वक्त अजय के सीने पर हाथ रखकर उसकी धड़कनों को महसूस कर रही थी। अजय की आंखें पूरी तरह सफेद हो चुकी थीं। जैसे ही बुआ ने वो धागा संगीता के बालों में छुआया, पूरे कमरे में बिजली सी कड़की। संगीता ने पीछे मुड़कर देखा। उसका चेहरा अब इंसानी नहीं था। उसका जबड़ा नीचे तक लटका हुआ था और उसकी जीभ किसी सांप की तरह लपलपा रही थी। वो बुआ की तरफ झपटी, लेकिन धागे के असर से वो कमरे की दीवार से जा टकराई। उसका शरीर जलने लगा। वो चीखी, ऐसी चीख जो शायद नरक के दरवाजों तक सुनाई दी होगी। देखते ही देखते संगीता का शरीर राख में तब्दील होने लगा, लेकिन उस राख के ढेर से एक काला साया निकला और अजय के शरीर में समाने की कोशिश करने लगा। बुआ ने चीखते हुए अजय को गले लगा लिया और जोर जोर से हनुमान चालीसा पढ़ने लगी। सुबह जब सूरज की पहली किरण खिड़की से अंदर आई तो कमरा बिल्कुल शांत था। अजय फर्श पर पड़ा था। होश में तो था पर बहुत कमजोर। संगीता का कहीं कोई नामो निशान नहीं था। लेकिन उस घटना के बाद अजय कभी पहले जैसा नहीं हो पाया। वो अक्सर रात में उठकर दीवारों को घूरता और कहता कि संगीता उसे बुला रही है। बुआ ने अपना घर छोड़ दिया और अजय को लेकर दूसरे शहर चली गई। लेकिन आज भी उस पुराने घर के पास से गुजरने वाले लोग कहते हैं कि अमावस्या की रात को वहां से एक औरत के पल्लू के सरकने की आवाज आती है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। इस पूरी कहानी में एक ऐसा मोड़ था जहां अगर बुआ थोड़ी सी भी देर कर देती तो अजय कभी वापस नहीं लौट पाता। तो क्या आप बता सकते हैं कि वो कौन सी एक चीज थी जो संगीता को अजय के शरीर पर पूरी तरह कब्जा करने से रोक रही थी? इस सवाल का जवाब अगर आपको मुझसे चाहिए तो आपको इस वीडियो पर 1000 लाइक्स कंप्लीट करने होंगे। और हां, ऐसी ही और रियल हॉरर कहानी सुननी है तो चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलना। कहानी को आप शेयर भी कर सकते हैं और कमेंट्स में हमें यह जरूर बताना कि कहानी आपको कैसी लगी। कहानी आखिर तक सुनने के लिए शुक्रिया।